अब रुक करते हैं बिग मार्केट वॉइसेस की तरफ और आज हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस में है मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी। सौरभ ऑब्वियसली आप सब जानते होंगे सौरभ को, पहले सेल साइड में थे, एम्बिट में काफ़ी पॉपुलर एनालिस्ट थे, उसके बाद लंदन में भी इन्होंने टाइम स्पेंड किया था, उसके बाद इंडिया आए थे और अभी इन्होंने कुछ साल पहले अपनी खुद की कंपनी खोली मार्सलस। सौरभ गुड मॉर्निंग, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। इस समय आप इस समय फुल्ली इन्वेस्टेड हैं या आप थोड़ा इन लेवल्स पर कैश रेज कर रहे हैं? देखिए अनुज जी, हम फुल्ली इन्वेस्टेड ही रहते हैं। एक दो पोर्टफोलियोज में हमारे पास शायद 2-3% कैश रहे, बट दैट्स लार्जली बिकॉज कुछ स्टॉक से एग्जिट करके नए स्टॉक्स में पोजीशनिंग हो रही है, बट कुछ डिलिबरेट कैश कॉल्स लेने की कोई प्रयास नहीं है। और अगर आप सोचिए इंडिया में 2.5% इंटरेस्ट रेट हाइक्स रही 1.5 साल में, उसके बावजूद हमारी जीडीपी ग्रोथ 7.2%। यूएस में देखिए 5% रेट हाइक्स रही 1.5 साल में, उसके बावजूद यूएस फुल एम्प्लॉयमेंट में। ऐसे माहौल में कैश रखना मेरे ख्याल से बहुत खतरनाक चीज है। इकोनॉमी अच्छी हालत में है, ग्लोबल इकोनॉमी में दम फिर से पकड़ रही है। चाइना दुनिया की इकोनॉमी से बाहर किया जा रहा है। इंडिया का भविष्य पॉजिटिव है। मेरे ख्याल से इंडिया में कॉर्पोरेट अर्निंग्स की भी आउटलुक एक्चुअली फार मोर पॉजिटिव है देन मोस्ट पीपल रियलाइज। ओके, तो सौरभ कोई लेटेस्ट एडिशन आपके पोर्टफोलियो में जिस पर आप विद डिस्क्लेमर बात कर सकते हैं? हमारा जो स्मॉल कैप पोर्टफोलियो लिटिल चैम्प्स, उसमें हमने मेट्रोपोलिस को ऐड किया है। करीबन 1-1.5 महीने पहले ये पोजीशन बनाना हमने खत्म किया। डॉक्टर लाल नॉर्थ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में हावी है, मेट्रोपोलिस वेस्टर्न इंडिया में हावी है। डॉक्टर लाल हमारे लार्ज कैप और मिड कैप पोर्टफोलियोज में कंसिस्टेंट कंपाउंडर और राइजिंग जायंट्स में है। मेट्रोपोलिस हेल्थ को हमने हमारे स्मॉल कैप पोर्टफोलियो लिटिल चैम्प्स में शामिल किया है। मुंबई और स्पेसिफिकली महाराष्ट्र का लीडर, कोविड के एग्जिट में अच्छी परफॉर्मेंस रही है, इवन एक्सक्लूडिंग कोविड रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी रही है। अमीरा शाह ने इस कंपनी को बखूबी से चलाया है इन द 6-7 years दैट वी हैव सीन दिस कंपनी इन द पब्लिक मार्केट। सो मेट्रोपोलिस इज द सोल एडिशन इन लिटिल चैम्प्स लास्ट 3-4 महीने में। एक फॉलो अप पूछना चाह रहा था, सॉरी सौरभ, एक जस्ट एक फॉलो थ्रू पूछना चाह रहा था मैं इस पर। यहाँ कंपटीशन को लेकर एक जो रिस्क फैक्टर था वो आपको उससे डरने लग रहा है? क्योंकि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे 1mg वगैरह काफी सस्ते टेस्ट ऑफर कर रहे हैं विद गुड ब्रांड नेम। तीन मुद्दे, तीन पॉइंट्स टू लुक एट। पहला, अगर आप देखें ऑपरेटिंग मार्जिन्स, टिपिकली जब कंपटीशन आती है प्रहार होता है ऑपरेटिंग मार्जिन्स के ऊपर। ना तो डॉक्टर लाल ना ही मेट्रोपोलिस के ऑपरेटिंग मार्जिन्स आज लोअर हैं कोविड के पहले के मुकाबले। अगर कंपटीशन सच में जबरदस्त होती, सो वी वुड हैव सीन ऑपरेटिंग मार्जिन प्रेशर ऑन द टू बिग पैथ लैब कंपनीज, बट वैसा दिख नहीं रहा। ऑपरेटिंग मार्जिन इनफैक्ट हायर हैं आज कोविड के पहले से मुकाबले। दूसरा है, जो वेंचर कैपिटल और पीई फंडेड जो प्लेस थे वो धीरे धीरे बिखर रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा लास्ट 1-1.5 साल में इंडिया में फंडिंग विंटर आ गई है। वीसीपीई के पास पैथ लैब में डालने के लिए पैसे नहीं है, और एज अ रिजल्ट जो वीसीपीई फंडेड प्लेस थे उनके पास पैसे खर्च हो रहे हैं। इनफैक्ट प्राइसिंग बढ़ रही है। बोथ मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल ने प्राइस हाइक्स लिए हैं लास्ट 6-8 महीने में, जैसे जैसे कंपटीशन फ्रॉम स्टार्टअप्स धीमी पड़ रही है। और तीसरी बात, कुछ अच्छे प्लेयर, नए प्लेयर आए हैं, टाटा 1mg जैसे, जहाँ पे टाटा सन्स की विशाल फाइनेंशियल ताकत उनके पीछे है, बट वहां पे भी रेवेन्यू बिल्डअप कुछ खास है नहीं। नए नवेले जो प्लेयर्स आए हैं 2-3 साल में, सब मिला के 40-50-60 करोड़ रेवेन्यू करते हैं। कुछ खास भयंकर इनकी रेवेन्यू ग्रोथ आई नहीं है। मैसिव इंडस्ट्री है, $10 बिलियन, करीबन $2 बिलियन लार्ज प्लेयर्स के हाथ में है, $8 बिलियन छोटे छोटे मॉम एंड पॉप शॉप्स के पास है। इसलिए ग्रोथ रनवे मेट्रोपोलिस के लिए, डॉक्टर लाल के लिए मेरे ख्याल से लंबी है। और ये डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट तो है नहीं, आप और मैं बोल नहीं सकते कि जीडीपी ग्रोथ के आसपास हम पैथ लैब टेस्ट ज्यादा या कम करेंगे। तो एसेंशियल प्रोडक्ट है। हमारी देश जैसे जैसे वेल्थी बनती जा रही है, हमारी उम्र आ रही है, वी विल बाय मोर ऑफ दिस। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी है। मेरे ख्याल से लोग फालतू में, फिजूल में इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। स्टॉक कुछ आधी हो गई थी लास्ट 1 साल में, और हमको लगा गिवन द क्वालिटी ऑफ द फ्रेंचाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे क्विक डिस्क्लेमर, मैं निवेशित हूँ इन सारे स्टॉक्स में थ्रू मार्सलस का पीएमएस। मेरे माँ बाप निवेशित है इनमें, और ऑब्वियसली मार्सलस के 9,000 क्लाइंट्स भी इन पोर्टफोलियोज में इन्वेस्टेड हैं। आई लाइक आपने कैसे कहा कि हम अब इन पर्टिकुलर सर्विसेज को ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे तो ऑब्वियसली उन पर ज़्यादा नज़र भी जाएगी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। बट जोक्स असाइड,
सौरभ, एक चीज हमने देखी कि भारतीय कंजम्पशन स्टॉक्स में जिस तरह का इंटरेस्ट उभर कर आया है, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कैसे टाटा ग्रुप का टाटा कंज्यूमर और ट्रेंट तगड़ी तेजी दिखा रहा है। टाटा कंज्यूमर इज एट अ 52 वीक हाई। ब्रिटानिया आज 5000 को छूकर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्कर्टिंग अराउंड दोस लेवल्स अगेन। तो इंटरेस्ट तो भरपूर देखने को मिला है, लेकिन वैल्यूएशन पैरामीटर्स पर क्या अभी भी यहाँ पर कुछ पैसा लगाने का स्कोप है या नहीं, या फिर अब ये स्टॉक्स आउट ऑफ रीच और वैल्यूएशंस काफी महंगे दिख रहे हैं? देखिए, जो हमारा गणित रहता है वैल्यूएशंस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर मानिए कोई कंपनी 20% से फ्री कैश फ्लोज ग्रो कर रही है, अगर वो कंपनी 20% से 15 साल ग्रो कर पाए, सिंपल सा DCF का मैथ्स है, एक्सेल का गणित है। अगर 15 साल अगर आप 20% से ग्रो कर पाओ और उसके बाद मानिए ग्रोथ ठप होकर केवल 5% हो जाए, तो PE मल्टीपल आराम से 80-90 का जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी, जैसे आप जो चलता रहे हो नेस्ले, अगर आप नेस्ले की तरह 20 इयर्स 20% से फ्री कैश फ्लो ग्रो कर पाओ, तो आप 140-150 का PE भी जस्टिफाई कर पाते हो ना। प्रॉब्लम होता है इंडिया में कि बहुत कम कंपनी है जो नेस्ले की तरह या डॉक्टर लाल की तरह या पीडिलाइट या एशियन पेंट्स की तरह लंबे रेस के घोड़े हैं, 20-25 साल 20-25% से कैश फ्लो को ग्रो कर पाते हैं, राइट। इसलिए वो कुछ गिने चुने जो इंडियन स्टॉक्स है, मेरे ख्याल से लेस देन 1% ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट इस लेवल ऑफ बिजनेस में ऑपरेट कर सकती है कि 20 साल 25 साल धंधे को 20-25% से फ्री कैश फ्लो को बढ़ावा दे। वैसे कंपनीज के लिए मेरे ख्याल से बहुत वैल्यूएशन हेडरूम है, काफी अपसाइड है। इसलिए हम नॉट जस्ट टुडे बट ओवर द लास्ट ईयर आराम से निवेश किए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से विदेशी निवेशक भारी पैमाने पे इंडिया में आएंगे। चाइना से वो लोग एग्जिट कर रहे हैं। फेडरल रिजर्व का रेट हाइक का खतरा भी टल गया है काफी हद तक। जैसे जैसे विदेशी निवेशक आएंगे, मेरे ख्याल से लोगों को समझ आएगा कि वैल्यूएशन हेडरूम सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है। जिन प्रकार की स्टॉक्स की आज हम आलोचना कर रहे हैं, आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पे मोर देन एडिक्वेट वैल्यूएशन हेडरूम है अगले 1 साल में। तो कुछ इनमें से आपने नया जोड़ा है पोर्टफोलियो में एट दिस पॉइंट इन टाइम? नहीं, जैसे हमने अभी अनुज के साथ डिस्कस किया, मेट्रोपोलिस हमारे स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में मेन एडिशन रहा है। हमारे मिड कैप पोर्टफोलियो में हम करीबन 4 महीने पहले डिवीज लैब को भी ले आए। डिवीज लैब पहले हमारे लार्ज कैप पोर्टफोलियो में था, लास्ट ईयर स्टॉक आधा हुआ। लार्ज कैप पोर्टफोलियो में हमने स्टॉक को ट्रेवल किया, पोजीशन को ट्रेवल किया, और हमारा मिड कैप राइजिंग जायंट्स पोर्टफोलियो, वहां पे भी हम डिवीज लैब करीबन 4 महीने पहले ले आए। और स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में जैसे मैं बोल रहा था, मेट्रोपोलिस हमने ऐड किया। मेट्रोपोलिस करीबन आधा हो चुका था, आधा से ज्यादा हो चुका था, 55-60% का ड्रॉप था। Given the strength of the franchise, given the strength of revenue growth coming out of COVID, मेरे को लगा ये स्टॉक अच्छी एडिशन रहेगी। So overall इंडिया में निवेश का माहौल अच्छा है, इकोनॉमी में स्ट्रेंथ है, एंड द सॉर्ट्स ऑफ कंपनीज, जिन कंपनीज का हम डिस्कशन कर रहे हैं, इनका मेरे ख्याल से रेवेन्यू और प्रॉफिट मोमेंटम एंड कैश फ्लो मोमेंटम जबरदस्त रहेगा फॉर सेवरल इयर्स टू कम। सौरभ, एल्काइल अमाइंस अभी भी आपके पोर्टफोलियो में है या वहां से आप एग्जिट कर चुके हैं? नहीं जी, बिल्कुल है। इनफैक्ट लास्ट ईयर थोड़ी पोजीशन बढ़ाई दी थी। अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट। एल्काइल अमीन्स का जो रॉ मटेरियल है वो दवाई के अंदर जाता है। जब आप सिरप फॉर्म में लेते हो कोई भी दवाई, जो सोल्यूशन है वो एल्काइल अमीन्स का, एलिफैटिक अमीन्स है। केवल 2 प्रोड्यूसर्स है इंडिया में, एक साउथ इंडिया में जो थोड़ा छोटा है, एल्काइल अमीन्स जो वेस्टर्न इंडिया में है। बहुत हार्ड है इस सेक्टर में प्रवेश करना, लाइसेंसिंग है, हैजर्डस प्रोडक्ट है, ट्रिकी साइंस है। एसेंशियल प्रोडक्ट, मोनोपोलिस्टिक प्लेयर, डोमिनेंट प्लेयर। लास्ट ईयर आई थिंक प्रॉफिट ग्रोथ कुछ 5-6% थी, जो यूजुअल इंडिया में होता है। लोग 1 साल अगर प्रॉफिट ग्रोथ धीमी पड़ती है, लोग स्टॉक को डंप करते हैं। हमने स्टॉक में होल्डिंग बढ़ाई एक्चुअली लास्ट ईयर, एंड अगेन लास्ट 2-3 महीने में थोड़ी बहुत रिकवरी है। दिस कंपनी हैज बीन अराउंड फॉर 50 इयर्स, 50 साल से कंपनी आगे बढ़ रही है। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ फ्रैंचाइज, डोमिनेंस ऑफ द फ्रैंचाइज इज रिमार्केबल। तो यहाँ पे हम लगे रहेंगे और शायद आगे सोचेंगे। जैसे जैसे चाइना से एपीआई का कारोबार, चाइना दुनिया का 90% एपीआई का कारोबार करता है, वो कारोबार इंडिया की तरफ आएगा। विशाल इंडस्ट्री है, अगर वो इंडस्ट्री इंडिया की तरफ आई, हमारे ख्याल से एल्काइल अमीन्स को और प्रोत्साहन मिलेगा और बढ़ावा मिलेगा। ओके, एशियन पेंट्स पर जो कंसर्न्स थी कि नए प्लेयर्स के एंट्री को लेकर, उसके बाद जो करेक्शन आई थी, आपको लग रहा है वो ओवरडन थी, वो खत्म हो चुकी है और वापस स्टॉक एक ऑल टाइम हाइस की तरफ जाने को तैयार है? देखिए अनुज, आई थिंक ये कंसर्न्स पहले भी आ चुके हैं। मेरे को याद है 12-13 साल पहले शर्विन विलियम्स, दुनिया का सबसे बड़ा पेंट प्रोड्यूसर, आया।
$1-2 बिलियन जलाए एशियन पेंट्स के फ्रेंचाइज पे, कोई असर नहीं पड़ा। 3-4 साल पहले आई थिंक JSW पेंट्स का प्रवेश हुआ, अभी जैसे राशन की बात चल रही है, ये कंसर्न्स चलते रहेंगे। एशियन पेंट्स की जो फ्रेंचाइज की स्ट्रेंथ है, हम उस स्ट्रेंथ को काफी करीबी से मॉनिटर करते हैं। एशियन पेंट्स की जो फ्रेंचाइज की स्ट्रेंथ है, उसके भरोसे हम इन्वेस्टेड हैं, लोगों के कंसर्न्स या कहानियों के भरोसे हम इन्वेस्टेड नहीं है। और जो फ्रेंचाइज का दम है, एशियन पेंट्स की जो फ्रेंचाइज का दम है, उसके बलबूते पे वॉल्यूम ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, कुछ 16-17% पे चल रहा है। क्लियरली पेंट इंडस्ट्री तो 16-17% पे ग्रो कर ली नहीं, उसका मतलब मार्केट शेयर गेन्स धनाधन आ रही है एशियन पेंट्स का, और इसलिए हमारा पोजीशन इस कंपनी में अभी भी बड़ा पोजीशन है, और ज्यादा लोगों की कहानियों से हम इफेक्टेड नहीं होते। अगर स्टॉक सस्ती होती है, कभी कभी स्टॉक सस्ती होती है, हम पोजीशन को एक्चुअली बढ़ावा देते हैं। एक और स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में रहा है, और एंड यू बीन वेरी प्राउडली ओनिंग इट, टाइटन, यहाँ से आगे किस तरह के प्रोस्पेक्ट्स देखने को मिलेंगे सौरभ, और क्या इस तरह के और आइडियाज आपने कुछ आइडेंटिफाई किए हैं या कर रहे हैं? देखिए हर्षिता, जो हमारे देश की कमाल का, मतलब मेरे ख्याल से जो ज्वेलरी परचेजेस है इंडिया का, एक रिमार्केबल स्टोरी है। हमारे अनुमान से करीबन 4% GDP हर साल, 4% GDP, मतलब $100 बिलियन हमारे देश के लोग खर्चा करते हैं ज्वेलरी के ऊपर। टाइटन इज द लार्जेस्ट ज्वेलर, बट फिर भी सिर्फ केवल 8% शेयर है। टाइटन ने 20 साल में 1200 गुना रिटर्न दिया है। बोथ बिजनेस एंड स्टॉक प्राइस करीबन हर 3 साल डबल होती है, एंड हमारे ख्याल से हेडरूम मैसिव है। जैसे जैसे फॉर्मलाइजेशन होगा इस विशाल ज्वेलरी सेक्टर का, जैसे जैसे ब्लैक टू व्हाइट होगा, छोटा ज्वेलर मेरे ख्याल से पीछे रह जाएगा, और बोथ फिजिकल रिटेलिंग ऑफ ज्वेलरी, मतलब दुकान में ज्वेलरी की रिटेलिंग, और ऑनलाइन रिटेलिंग कैरेट लेन के माध्यम से इस कंपनी का मुकाबला करना काफी टफ है। उसके साथ ही साथ इनका जो साड़ीज का बिजनेस है, दे आर द लार्जेस्ट रिटेलर ऑफ बोथ स्पेक्टिकल्स एंड साड़ीज नाउ। स्पेक्टिकल्स में, चश्मे में ऑलरेडी प्रॉफिटेबिलिटी आ चुकी है, साड़ीज में हमारे ख्याल से दे आर ऑन देयर वे टू प्रॉफिटेबिलिटी। दो विशाल सेक्टर है, चश्मा और साड़ीज, ये लोग फॉर्मलाइज करेंगे उन दोनों सेक्टरों को जिस प्रकार से ज्वेलरी को फॉर्मलाइज किया। सो 40-45 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप है, मेरे ख्याल से शुरुआत है ये टाइटन की, जो 1200 गुना लास्ट 20 साल में मिला है, वो शुरुआत है। अगले 10-15 साल में ये कंपनी अपर मिडिल क्लास इंडिया के जिंदगी का अहम हिस्सा बनके और कमा के देगी शेयर होल्डर्स को। अब मैं आपसे टेक्नोलॉजी पर एक राय लेना चाहूंगी सौरभ, कंसिडरिंग ये एक स्पेस रही है जहां पर हम सब ने वो चेंज देखा है, यू नो, फ्रॉम रेगुलर प्योर आईटी बिजनेस, अब जनरेटिव एआई में जिस तरह का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो क्लाउड में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एंड द फैक्ट कि इस समय अभी भी डर है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग सफर करेगी इन द नियर फ्यूचर। किस तरह की पोजीशनिंग आपकी है इन आईटी कंपनियों में, और ये जो थोड़ा सा लल पीरियड चल रहा है, क्या एक सही मौका होगा पोजीशन कुछ लेने का इन बिग बॉयज में? देखिए, टेक्नोलॉजी को दो तरीके से हम निवेश करते हैं। एक तो हमारे इंडियन पोर्टफोलियो, हमारे हिंदुस्तानी पोर्टफोलियो, जो हमारा TCS में बड़ा निवेश है, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज में हमारे मिड कैप पोर्टफोलियो में निवेश है, राइजिंग जायंट्स में, टाटा एलेक्सी में हमारा मिड कैप पोर्टफोलियो राइजिंग जायंट्स में निवेश है। सो थ्रू आवर इंडियन पोर्टफोलियोज हम IT सर्विसेज और इंजीनियरिंग R&D सर्विसेज का फायदा उठा रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, काफी दिलचस्प है, ये जो शॉर्ट टर्म वीकनेस की लोग बात करते हैं, इसको मैं काफी हद तक इग्नोर करता हूँ। क्यों करता हूँ इग्नोर? बिकॉज ऑर्डर बुक बिल्डअप जो है, राइट, इवन इन द लास्ट 3 मंथ्स जो ऑर्डर बुक की खबर आ रही है LTTS से, टाटा एलेक्सी से, TCS से, ऑर्डर बुक बिल्डअप सॉलिड है, राइट। क्यों सॉलिड है? जैसे आपने अभी करेक्टली बोला, जनरेटिव AI का जो दबाव है फॉर्च्यून 500 कंपनीज के ऊपर, वो दबाव भयंकर है। फॉर्च्यून 500 में अभी भी 70% कंपनीज ने अपना क्लाउड ट्रांजिशन किया नहीं है, वो उनको करना है। वो करने के लिए उनको इंडियन प्लेयर्स के साथ आना ही पड़ेगा, एंड देयरफॉर मेरे को उतना टेंशन नहीं है अबाउट दिस US डाउनटर्न। मेरे ख्याल से ये बहुत ही इफेमरल इशू है, बहुत ही शॉर्ट टर्म एंड मायोपिक इशू है। अगर हम बड़े पिक्चर पे फोकस करें, बड़ा गेम है। इसके साथ ही साथ हमारा जो ग्लोबल कंपाउंडर्स पोर्टफोलियो, जहाँ पे मार्सेलस के फंड मैनेजर्स इंडिया में बैठ के US और यूरोप के कंपनीज में निवेश करते हैं, वहां पे हम हार्डवेयर वाला लेयर खेल रहे हैं। जो जनरेटिव AI के लिए जो चिप्स हैं, उनके जो ऊपर लिथोग्राफी करनी पड़ेगी, उसके लिए हम ASML में निवेश कर रहे हैं। जो जिन फैक्ट्रीज में, ताइवान में जिन फैक्ट्रीज में चिप्स बनते हैं, उसके अंदर हमारा निवेश है। एंड फाइनली अगर आप एप्पल जैसे कंपनी को ले, या माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज को ले, जो AI का भरपूर फायदा उठाएंगे, वहां पे भी हमारा निवेश है। सो AI का जो रेवोल्यूशन है, वो बहुत महत्वपूर्ण है अगले 10-15 साल के लिए।
इंडियन कंपनीज जो TCS, टाटा एलेक्सी, LTTS, उसका सॉफ्टवेयर और सर्विसेज लेयर पे काम करेंगे, और हमारे जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियो में, वो हार्डवेयर लेयर में पैसा बनाएंगे। बिल्कुल। सौरभ, शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ और ये सारे स्टॉक्स पर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।